वेलकम बैक माई यूट्यूब चैनल ड्रीम अड्डा फॉर यू। दोस्तों, आज के एपिसोड में हम लोग देखेंगे संविधान में अनुच्छेद यानी घटना चक्र में जितने भी अनुच्छेद दिया हुआ है जो सभी महत्वपूर्ण है उन सभी को देखेंगे और ये भी देखेंगे कि इस घटना चक्र में कौन कौन सा अनुच्छेद दिया हुआ है और कौन नहीं है, ताकि आपको ये पता चले कि सही में कौन कौन सा अनुच्छेद पढ़ना चाहिए और किन को इग्नोर करना चाहिए। तो चलिए घटना चक्र के सभी अनुच्छेद को देखते हैं बारीकी से और याद भी करते चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते बिना लेट किए हुए। ये रहा दोस्तों, थोड़ा सा जूम आउट कर देते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखे। चलिए, तो पहला अनुच्छेद में देखिए दोस्तों क्या है। पहला अनुच्छेद में क्या है, संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। क्या है दोस्तों, संघ का नाम और राज्य क्षेत्र है, तो इसको याद रखना है दोस्तों। संघ का नाम और राज्य क्षेत्र अनुच्छेद 1 में है। और अनुच्छेद 2 में क्या है, अनुच्छेद 2 में है नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। क्या है, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। और 3 में क्या है, अनुच्छेद 3 में, अनुच्छेद 3 में चलिए थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं ताकि अच्छे से दिखे। अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 3 देखिए आप, ये रहा नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र सीमा या नाम में परिवर्तन। तो क्या है दोस्तों, अनुच्छेद 3 में है नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्य के क्षेत्र में सीमा या नाम में परिवर्तन। चलिए अगला देखते हैं। अगला है अनुच्छेद 5। अनुच्छेद 5 में क्या है दोस्तों, अनुच्छेद 5 में संविधान के प्रारंभ के समय नागरिकता। यानी दोस्तों संविधान के प्रारंभ के समय जो नागरिकता दिया गया था, किस आर्टिकल में इसका उल्लेख है, अनुच्छेद 5 में। और अनुच्छेद डायरेक्टली क्या आ गया है, 14। यानी इसके बीच में जो भी आर्टिकल है वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। यानी घटना चक्र में जो भी दिया हुआ है दोस्तों हम उन्हीं को देखेंगे। तो चलिए 14 देखिए। 14 में क्या है दोस्तों, विधि के समक्ष समानता का अधिकार। क्या है दोस्तों, विधि के समक्ष समानता का अधिकार, ये 14 में है। और 15 में देखिए, 15 में क्या है, 15 में दिया हुआ है धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। यानी धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ आप भेदभाव नहीं कर सकते। और आर्टिकल 16, आर्टिकल 16 में क्या है दिया हुआ है दोस्तों, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। क्या है, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। और 17 में क्या दिया हुआ है दोस्तों, 17 में दिया हुआ अस्पृश्यता का अंत। क्या है दिया हुआ, अस्पृश्यता का अंत। और अनुच्छेद 18, 18 में क्या है, उपाधियों का अंत। क्या है, उपाधियों का अंत। और आर्टिकल 19 में क्या है, वाक स्वतंत्रता आदि विषय से संबंधित जो भी अधिकार है दोस्तों उससे संरक्षण दिया गया है। क्या है, वाक स्वतंत्रता से संबंधित जो भी अधिकार दिया हुआ है उसका संरक्षण है। चलिए देख लीजिए, चलिए मैं पढ़ के अच्छे से बता। वाक स्वतंत्रता आदि विषय कुछ अधिकार का संरक्षण, तो मैंने बताया जो वही है दोस्तों। तो चलिए आगे देखिए। आर्टिकल 20, आर्टिकल 20 में क्या है, अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। क्या है, अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। और आगे क्या है दोस्तों, देखिए 21 में क्या है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। क्या है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। और ये आर्टिकल 21, आर्टिकल 21 में क्या है, चलिए आप देखिए, सॉरी दोस्तों, आर्टिकल 21 के क है, तो 21 के क में है 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। क्या है दोस्तों, इसको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कई एग्जाम में पूछा गया है। 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। चलिए 22 देखिए, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 22 में क्या है, तो अनुच्छेद 22 में देखिए, कुछ दशाओं में क्या है, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। क्या है, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। और आर्टिकल 23, आर्टिकल 23 में क्या है, मानव दुर्व्यापार एवं बलात् श्रम का प्रतिषेध। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत बार पूछा जा चुका है, इसको याद रखना, मानव दुर्व्यापार एवं बलात् श्रम का प्रतिषेध। और ये 24 में क्या है, 24 में आपको याद रखना है आर्टिकल 24, कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। क्या है, कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। यानी जो भारी भरकम इंडस्ट्रीज है, कारखाना, उसमें आप 6 से 14 वर्ष के बच्चे को, मतलब 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को आप कार्य में नहीं लगा सकते हैं। आर्टिकल 25 देखिए, आर्टिकल 25 में क्या है,
अंतःकरण और धर्म के अबाध रूप से मान्य, क्या है दोस्तों, आर्टिकल 25 में अंतःकरण की धर्म के अबाध रूप से मान्य, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। क्या है? अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मान्य और आचरण और प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता। और ये 29 में क्या है, आप देखिए 29 में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। इसको याद रखना है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण आर्टिकल 29 में। और चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है, आर्टिकल 32। ये 32 काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपको याद रखना, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो ये याद रखना है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस में वर्णन किया गया है, आर्टिकल 32 में। और दोस्तों ये आपको कमेंट करके बताना है कि संवैधानिक उपचारों के अधिकार को किसने संविधान का आत्मा कहा है। तो याद रखना, क्वेश्चन क्या है दोस्तों, संविधान का आत्मा किसने कहा है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है अनुच्छेद 29। अनुच्छेद 29 में क्या है दोस्तों, राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व। क्या है? राज्य के द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व। उसके बाद क्या है दोस्तों, 39 यानी 39। 39 में क्या है, 39 तो देख ही लिए दोस्तों। 39 के क में, 39 के क में क्या है, समान न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता। ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी याद रखना है। क्या है? समान न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता। और 40 में क्या है, 40 तो इससे भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। क्या है? ग्राम पंचायत। तो आपको याद रखना है, ग्राम पंचायत की स्थापना का प्रावधान किसमें है, आर्टिकल 40 में। और दोस्तों ये भी याद रखना है कि आर्टिकल 40 को गांधीवादी सिद्धांत भी कहा जाता है ना दोस्तों। क्या कहा जाता है, आर्टिकल 40 को गांधीवादी सिद्धांत भी कहा जाता है। और याद रखना है दोस्तों कि ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस आर्टिकल को महात्मा गांधी के अनुरोध पे जोड़ा गया था। तो याद रखना आर्टिकल 40 को। और चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 41 में क्या है, कुछ दशाओं में काम, शिक्षा, लोक सहायता पाने का अधिकार। क्या है दोस्तों, आर्टिकल 41 में है कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। और 43 के ख में क्या है, सहकारी समितियों का संवर्धन। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है ना, इसको याद रखना है, सहकारी समितियों का संवर्धन। और 44 के, चलिए अगला आर्टिकल देखते हैं। 44 में क्या है, नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता। क्या है इसमें, नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता। तो इसको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड। आगे देखते हैं नेक्स्ट पेज में क्या है। चलिए दोस्तों, यानी जितने भी घटना चक्र में दिया हुआ अनुच्छेद है उन सभी को देखेंगे और याद भी करते जाएंगे। चलिए अनुच्छेद 45 में क्या है, तो अनुच्छेद 45 में 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे की बाल्य अवस्था की देखभाल और शिक्षा के लिए प्रावधान। तो इसमें याद रखना है, 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की बाल अवस्था की देखभाल और शिक्षा के लिए प्रावधान किसमें, आर्टिकल 45 में। और 48 के क में क्या है, तो इसको याद रखना है दोस्तों, ये रहा आपका 48 का क। तो देखिए ये 48 का क, इसमें क्या है, तो देख सकते हैं इसमें जो दिया हुआ है दोस्तों, पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन तथा वन और वन्य जीवों की रक्षा। तो इसमें क्या है दोस्तों, पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन एवं वन तथा वन्य जीवों का रक्षा। तो ये रहा आपका 48 का क। और आगे चलते हैं 50, यानी 50 में क्या है दोस्तों, ये देख सकते हैं, ये तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इसको याद भी करना आसान है। क्या है, कार्यपालिका से न्यायपालिका पृथकीकरण, यानी 50-50। तो आपको याद रखना है दोस्तों, तो 50 में क्या है, कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण, मतलब 50-50 किया गया, आधा आधा। तो चलिए आगे देखते हैं। और आर्टिकल 51 में क्या है दोस्तों, आर्टिकल 51 में है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। इसको याद रखना है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। और 51 के क में क्या है, इसमें है मूल कर्तव्य। क्या है, मूल कर्तव्य, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 51 के क में है मूल कर्तव्य। और दोस्तों कमेंट बॉक्स में आपको बताना है, ये मूल कर्तव्य या मौलिक कर्तव्य जो है ये किस देश की संविधान से लिया गया है या अभी प्रेरित है। तो चलिए जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में बताइए। अनुच्छेद 52 में क्या है, भारत का राष्ट्रपति, यानी अनुच्छेद 52 में कहा गया भारत का एक राष्ट्रपति होगा। क्या है, भारत का एक राष्ट्रपति हो। और 55 में क्या है,
राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति क्या है, राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति। और 57 में क्या है, ये सभी आर्टिकल दोस्तों राष्ट्रपति से ही हैं। पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता, तो यानी इसमें जो है दोस्तों पुनर्निर्वाचन की बात किया गया है, किसमें, आर्टिकल 57 में। और 58 में क्या है, राष्ट्रपति पद की योग्यता, यानी राष्ट्रपति पद के लिए क्या योग्यता होना चाहिए, इसका वर्णन किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 58। चलिए दोस्तों अगला देखते हैं 60 यानी 60। अनुच्छेद 60 में क्या है, राष्ट्रपति के द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान, यानी राष्ट्रपति का जो शपथ है दोस्तों ये किस में है, ये आपका है राष्ट्रपति, आर्टिकल 60 में राष्ट्रपति का शपथ। और 61 में दोस्तों क्या है, 61 काफ़ी इम्पोर्टेंट है तो याद रखना है। 61 में क्या है, राष्ट्रपति पर चलाए जाने वाली महाभियोग, तो याद रखना है दोस्तों आर्टिकल 61 में क्या है, महाभियोग, क्या है, महाभियोग। और ये किस पे लगता है, राष्ट्रपति पे। चलिए 66 देखिए, 66 में क्या है, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। आर्टिकल 66 में क्या है, सॉरी दोस्तों यहाँ से ट्रेन जा रही है इसीलिए हो सकता है कि आपको कुछ प्रॉब्लम आए, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। तो चलिए दोस्तों देखिए अनुच्छेद 66 में क्या है, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। और अगला अनुच्छेद देखते हैं, अगला अनुच्छेद क्या है, अनुच्छेद 70 यानी 70। इसमें क्या है, आर्टिकल 70 में आप देखिए, इसमें है अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन। क्या है दोस्तों, अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन। चलिए 72 में देखिए, क्षमादान की शक्ति, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम में पूछा गया है तो याद रखना है दोस्तों, राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति किसमें है, आर्टिकल 72 में याद रखना है। और ये किस प्रकार का है, देखिए दोस्तों ये निलंबन, परिहार, लघुकरण, ये सभी क्या है, राष्ट्रपति की शक्ति। तो चलिए अनुच्छेद 73 देखिए, अनुच्छेद 73 में क्या है, अनुच्छेद 73 में संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। क्या है, संघ की कार्यपालिका का शक्ति का विस्तार किस में है, यह है अनुच्छेद 73 में। और 74 में क्या है, अनुच्छेद 74 में देखिए दोस्तों, राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद, यानी दोस्तों याद रखना है कैबिनेट की चर्चा किस में किया गया है, आर्टिकल 74। तो याद रखना है मंत्रिपरिषद, तो राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद की चर्चा किस में है, आर्टिकल 74। और 75 का 1 या क बोल सकते हैं या ए बोल सकते हैं। तो अनुच्छेद जो है 75 का फर्स्ट जो है, इसमें क्या है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। कौन, तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। ये भी क्वेश्चन याद रखना है दोस्तों कि राष्ट्रपति जो अन्य मंत्री की नियुक्ति करता है किनके सलाह पे करता है, तो प्रधानमंत्री के सलाह पे करता है। और प्रधानमंत्री का ये शपथ या अन्य मंत्रियों का शपथ जो है ये कौन दिलाता है, ये राष्ट्रपति ही दिलाता है। और इन सभी का चर्चा किस में है, 75 के 1 में है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं हम लोग, आगे है 76 में क्या है, भारत का महान्यवादी। क्या है दोस्तों, भारत का महानवादी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का महानवादी यानी अटॉर्नी जनरल, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट। और ये क्या है, अनुच्छेद 79, इसमें क्या है, अनुच्छेद 79, इसमें जो दिया गया है संसद के गठन का प्रावधान। क्या है दोस्तों, इसमें संसद के गठन का प्रावधान किसमें है, 79। और 80 में क्या है, 80 में राज्यसभा का संरक्षण, यानी दोस्तों 79 में है संसद का गठन, और 80 में क्या है, राज्यसभा का गठन, और 81 में क्या है, लोकसभा का गठन। तो दोस्तों इसका एक शॉर्ट ट्रिक भी मैं बता देता हूँ ताकि आपको आसानी से याद हो जाए। इसका एक ट्रिक है, याद रखना है दोस्तों, सरला से आपको याद रहेगा 79, 80 और 81। इसमें आप देखिए दोस्तों 79 में आपका ये हो गया 100 से संसद, 80 से हो गया आर से रॉ से राज्यसभा, और 81 से हो गया लॉ से लोकसभा। तो है न दोस्तों मज़ेदार ट्रिक, तो ये याद रखना है दोस्तों, सरला। तो उम्मीद करते हैं आपको ये याद हो गया होगा, सरला। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे है दोस्तों 81 तक हो गया, 83 देखते हैं। 83 में क्या है, 83 में है, 83 का फर्स्ट बोलिए या ये बोलिए, इसमें राज्यसभा का अस्थायी सदन। क्या है, राज्यसभा एक
अस्थाई सदन, सॉरी दोस्तों, राज्यसभा अस्थाई सदन ही है। तो ये किस में चर्चा किया गया है? 83 का फर्स्ट में राज्यसभा का अस्थाई सदन। याद रखना दोस्तों, राज्यसभा क्या है? अस्थाई सदन है। इनका चर्चा किस में है? 83 के फर्स्ट में। और आगे देखिए, आगे क्या है? 84 में क्या है? देखिए 84 में जो है संसद की सदस्यता के लिए अर्हता, यानी संसद की सदस्य जो है दोस्तों, उनकी योग्यता क्या होनी चाहिए, उनके बारे में दिया गया है। तो क्या है? संसद की सदस्यता के लिए अर्हता। अर्हता मतलब क्या होता है दोस्तों? योग्यता, याद रखना है। और 85 आर्टिकल 85 में क्या है? संसद के सत्र, सत्रावसान और विघटन। तो इन सभी का चर्चा किस में किया गया है? 85 में क्या है? संसद के सत्र, सत्रावसान और विघटन। तो चलिए दोस्तों, आप ये बताइएगा, संसद का सत्र कौन बुलाता है, सत्रावसान कौन करता है और विघटन कौन करता है? तो ये कमेंट बॉक्स में हमको बताइए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे 100 में क्या है दोस्तों? ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो 100 बोलिए या 100 बोलिए। इसमें क्या है? लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा निर्णायक मत। क्या है दोस्तों? निर्णायक मत का प्रयोग पक्ष एवं विपक्ष के मत बराबर यानी टाई होने पे। तो याद रखना है दोस्तों, अगर वोट टाई हो जाता है, टाई होने का मतलब क्या है दोस्तों? यानी मत बराबर हो गया, यानी 100% 50 और 50 इधर। अगर कोई भी निर्णय नहीं निकल रहा है तो क्या करेंगे? लोकसभा अध्यक्ष अपना मत देके, यानी उसको क्या कहेंगे हम लोग? निर्णायक मत। और वो अपना मत देके क्या करेंगे? हो सकता है कि वो किसी भी पार्टी को अपना मत दे सकते हैं, और उस मत के द्वारा निर्णय किया जाएगा कि कौन सा पार्टी विजय हुआ और कौन नहीं। तो इसलिए इसे क्या कहा गया है? निर्णायक मत। तो इसीलिए इसको याद रखना है कि आर्टिकल 100 में क्या है? आपका निर्णायक मत। और ये कौन दे सकते हैं? लोकसभा अध्यक्ष। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अनुच्छेद 108 में क्या है? कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना। 108 में क्या है? संयुक्त बैठक, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस में है? 108 में। और 109 में क्या है? धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया। क्या है? धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया 109 में है। और 110 में धन विधेयक की परिभाषा। 110 में क्या है? धन विधेयक की परिभाषा। और चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। यह आर्टिकल 112 है ना दोस्तों? आर्टिकल 112, इसमें क्या है? वार्षिक वित्तीय विवरण, यानी दोस्तों आप कह सकते हैं क्या है? बजट, यानी इसको हम लोग क्या कह सकते हैं? बजट। हालांकि आपको पता ही होगा, संविधान में बजट नाम की कोई चर्चा नहीं किया गया है, उसमें किस नाम से चर्चा है? वार्षिक वित्तीय विवरण। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आर्टिकल 117 को देखते हैं। किसको देखते हैं? 117 को देखते हैं। 117 देखिए, 117 है वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध। क्या है दोस्तों? 117 में वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध। और 122 में क्या है? अनुच्छेद 122 को चलिए हम लोग देखते हैं। 122 में है कि न्यायालय के द्वारा संसद की कार्यवाही की जांच ना किया जाएगा। यानी आपको याद रखना है दोस्तों, 122 में है न्यायालय के द्वारा संसद की कोई भी कार्यवाही को जांच नहीं किया जा सकता है ना दोस्तों? यानी संसद अपने मन मर्जी से कोई भी कार्य कर रहा है तो वो न्यायालय के द्वारा जांच नहीं किया जाएगा। तो ये किस में चर्चा किया गया है? आर्टिकल 122 में। और 127 में क्या है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है दोस्तों। संसद के विश्रांति काल, यानी क्या दोस्तों? संसद अगर सत्र में नहीं हो तो उस समय जो है ना, राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। कौन कर सकता है दोस्तों? तो राष्ट्रपति का अध्यादेश, यानी शॉर्टकट में हम लोग बोल सकते हैं राष्ट्रपति का अध्यादेश की शक्ति। तो याद रखिएगा दोस्तों, इसको याद रखना है कि राष्ट्रपति की अध्यादेश की शक्ति किस आर्टिकल में है? 123 में। चलिए दोस्तों, ये अगला पेज में अब जाते हैं। चलिए दोस्तों रहते हैं, यहीं तक रखते हैं, फिर अगला पार्ट बना लेंगे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके, क्योंकि 2-3 पेज और है। तो अगर ये पार्ट आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ताकि मैं अगले भी पार्ट को जल्दी से बना पाऊँ। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी अन्य वीडियो के साथ या इसी के अगले एपिसोड के साथ। तो चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।